फायदा था। लेकिन क्या मुसलमान इतने ही पागल थे जो अपना ही नुकसान कर बैठे? मैं हूं हमजा जावेद और इस वीडियो में हम यही सब जानेंगे। दोस्तों 1950 1950 में ईरान एक डेमोक्रेटिक कंट्री था जहां पर लोग इलेक्शंस के थ्रू अपने प्राइम मिनिस्टर को मुंतखब करते थे और वो प्राइम मिनिस्टर ही बाद में पूरे के पूरे मुल्क को चलाया करता था। उस वक्त दूसरी तरफ ईरान में उस वक्त बादशाह भी था, लेकिन बादशाह सिर्फ रस्मी तौर पर था, उसके पास कोई भी इख्तियारात नहीं थे। जिस तरह आज यूके में बादशाह है लेकिन उसके पास इख्तियारात नहीं है, इसी तरह उस वक्त ईरान में भी हुआ करता था। 1951 में मोहम्मद मोसादिक ईरान के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। उस वक्त ईरान में ईरान के पूरे ऑयल को एक ब्रिटिश कंपनी जिसका नाम एंग्लो ईरानियन ऑयल था वो कंट्रोल कर रही थी। अब ये चीज उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद मोसादिक को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मुल्क उनका, जमीन उनकी, ऑयल उनका, और इस पे कंट्रोल किसी दूसरे मुल्क की कंपनी का। तो उस वक्त मोहम्मद मोसादिक ये फैसला करते हैं कि वो ईरान की ऑयल इंडस्ट्री को नेशनलाइज कर देंगे, यानी कि उस पे खुद कंट्रोल करेंगे। ईरान का ऑयल ईरान खुद कंट्रोल करेगा। लेकिन ये चीज दोस्तों उस वक्त के शाह को, जिसका नाम मोहम्मद रजा पहलवी था, उसे पसंद नहीं आती। शाह मोहम्मद मोसादिक से कहते हैं कि अगर ऑयल इंडस्ट्री को नेशनलाइज किया जाएगा तो हमारे ऊपर ट्रेड सैंक्शंस लग जाएंगी, जिनके नतीजे में ईरान बाद में जमीन से ऑयल तो निकाल लेगा लेकिन पूरी दुनिया में कोई ट्रेड सैंक्शंस के चलते खरीदेगा ही नहीं। और अब जो ईरान इस ऑयल से पैसे कमा रहा है, जो ब्रिटिश पैसे देते हैं, उन पैसों से भी ईरान फारग हो जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी दोस्तों ईरान के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद मोसादिक ये फैसला कर देते हैं और ईरान की ऑयल इंडस्ट्री को नेशनलाइज कर दिया जाता है। नेशनलाइज करने के बाद ईरान के ऊपर सैंक्शंस भी लगते हैं और ईरान की ऑयल इंडस्ट्री बंद भी हो जाती है। अब जब ईरान की ऑयल इंडस्ट्री बंद होती है तो वहाँ पर जितने भी लोग काम कर रहे होते हैं वो बेरोजगार हो जाते हैं। बेरोजगारी की वजह से वो लोग उस वक्त प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ एहतजाज करने के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए सड़कों पर उतर आते हैं। ये सूरत हाल देखकर शाह ऑफ ईरान मोहम्मद रजा पहलवी प्राइम मिनिस्टर ऑफ ईरान मोहम्मद मोसादिक से ये कहते हैं कि वो इस्तीफा दे दें। लेकिन मोहम्मद मोसादिक साफ इनकार कर देते हैं और इंतजार करते हैं कि कब सूरत हाल ठीक होगी और ईरान दोबारा से अपनी ऑयल इंडस्ट्री को चला सकेगा। लेकिन इसी इंतजार के दरमियान यूएस और यूके ये मिलकर कुछ ऐसा करते हैं जो ईरान की ऑयल इंडस्ट्री को दोबारा से यूएस और यूके के हाथ में ले जाता है। अमेरिका की CIA और यूके की MI6 एक ऑपरेशन का प्लान करते हैं। इस ऑपरेशन के लिए उस वक्त का $1 मिलियन बजट भी सेट किया जाता है। इस ऑपरेशन की मदद से यूएस और यूके मोहम्मद मोसादिक की गवर्नमेंट को खत्म करने का पूरा इरादा और प्लान कर लेते हैं और बाद में दोस्तों 22 अगस्त 1953 को मोसादिक की गवर्नमेंट को खत्म कर दिया जाता है। और दोस्तों शाह ऑफ ईरान मोहम्मद रजा पहलवी को, जो अमेरिका की तरफ और यूनाइटेड किंगडम की तरफ बहुत ज्यादा नरम थे, उन्हें सारी की सारी पावर्स और इख्तियारात दे दिए जाते हैं और अब वो पावर में आ जाते हैं। पावर में आने के बाद ईरान की ऑयल इंडस्ट्री में से 40% शेयर यूके को दे दिया जाता है और 40% शेयर अमेरिका को दे दिया जाता है और बाकी जो 20% बचता है वो डच और फ्रेंच कंपनीज में बांट दिया जाता है। और दोस्तों एंग्लो ईरानियन कंपनी का नाम तब्दील करके ब्रिटिश पेट्रोलियम कंपनी कर दिया जाता है। क्योंकि दोस्तों अब अमेरिका की सारी बातें मानने वाला शाह मोहम्मद रजा पहलवी पावर में था, तो अमेरिका और ईरान ये आपस में बड़े जिगरी दोस्त, क्लोजेस्ट एलाय बन जाते हैं। उस वक्त के लोग दोस्तों शाह को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि शाह ने उनसे उनकी आजादी को छीना था और सारे के सारे इख्तियारात पर खुद काबिज बन के बैठ गए थे। अब इनमें से जो लोग भी शाह के खिलाफ खड़े होते थे या कोई बात भी करते थे, तो शाह ने उन लोगों की तसल्ला के लिए एक पुलिस रखी हुई थी जो उन लोगों को बड़ी बुरी तरह से मारती थी और बाज बात तो मार मार के वैसे ही मार देती थी। इस वजह से लोग शाह से और भी ज्यादा तंग होना शुरू हो गए और फाइनली 1979 में एक रिलीजियस लीडर, मजहबी रहनुमा आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी ने शाह ऑफ ईरान का तख्ता पलट दिया और खुद पावर ले ली। आयतुल्लाह खुमैनी बहुत ज्यादा अमेरिका के खिलाफ थे, क्योंकि वो सब कुछ देख रहे थे कि अमेरिका क्या कर रहा है, इसलिए वो अमेरिका से अपने सारे ताल्लुकात को खत्म कर देते हैं। और अवाम जो सोच रही थी कि आयतुल्लाह खुमैनी के आने के बाद उनको सुकून मिलेगा, लेकिन अब आयतुल्लाह खुमैनी अवाम के साथ वही कुछ कर रहे हैं जो उस वक्त शाह किया करता था। अवाम आज भी उसी हालत में है।
लेकिन दोस्तों अगर अमेरिका 1953 में मोहम्मद मोसादिक की जमहूरी गवर्नमेंट को, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को खत्म ना करता तो आज अवाम की हालत ओ सो अच्छी होती, बहुत अच्छी होती। दोस्तों अमेरिका ने सीरिया के साथ भी वही किया है जो ईरान के साथ किया था। दोस्तों सीरिया 1940 में आज़ाद हुआ और एक रिपब्लिक स्टेट बनी। सीरिया जैसे बना था अगर वैसे ही चलता तो आज सीरिया के हालात काफ़ी बेहतर होते। लेकिन दोस्तों यूएस के होते हुए सीरिया भला कैसे चल सकता था। दोस्तों 1949 में सीरिया के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जिनका नाम ज़ाइम था, वो अमेरिका की मदद से सीरिया की गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर देते हैं और खुद पूरे मुल्क के डिक्टेटर बन जाते हैं। क्योंकि ये पावर अमेरिका की मदद से ही उनके पास आई होती है, इसलिए ज़ाइम हर वो काम करते हैं जो अमेरिका के फायदे में जाता है। जैसे कि ज़ाइम ट्रांस अरेबियन पाइपलाइन को अप्रूवल दे देते हैं। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसमें मिडिल ईस्ट से ऑयल को निकालकर सीधा मेडिटेरेनियन सी तक पहुंचाना था और बाद में अमेरिका, यूके, बाकी जितनी कंट्रीज हैं वो वहां से भर के बहरी जहाज़ों में डाल के अपने अपने मुल्क में ले जाएं। इस ट्रांस अरेबियन पाइपलाइन का अप्रूवल ज़ाइम दे देते हैं। फिर सीरिया का और अमेरिका का इसी तरह से बहुत ज्यादा प्यार चलता रहता है। अमेरिका सीरिया को मोस्ट ट्रस्टेड पार्टनर कहता है, लेकिन फिर जब ज़ाइम की हुकूमत खत्म हो जाती है तो 1986 में अमेरिका सीरिया से नाराज हो जाता है और अमेरिका सीरिया को दुनिया का सबसे बड़ा और बुरा स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म कहता है। यानी कि एक ऐसी स्टेट जो टेररिज्म को सपोर्ट करती हो और उन्हें पैसे देती हो। इसके बाद यूएस काफी ज्यादा कोशिश करता है कि ज़ाइम की तरह सीरिया में दोबारा से एक कठपुतली गवर्नमेंट, एक पपेट गवर्नमेंट बैठाई जाए और इसका मौका यूएस को 2011 में मिल जाता है। 2011 में पूरी मिडिल ईस्ट के अंदर डेमोक्रेसी लाने के लिए प्रोटेस्ट चल रहे थे और इसी तरह से सीरिया में भी ये प्रोटेस्ट चल रहे थे। सीरिया के अंदर यूएस ने उन प्रोटेस्ट को सपोर्ट करना शुरू कर दिया जो सीरिया की गवर्नमेंट के बिल्कुल खिलाफ थे, जिसकी वजह से सीरिया की गवर्नमेंट कमजोर हो गई और जो पावर थी वो छोटे छोटे ग्रुप्स के अंदर बट गई और आज सीरिया का कुछ हिस्सा किसी ग्रुप के हाथ में है और कुछ थोड़ा सा हिस्सा किसी दूसरे ग्रुप के हाथ में है और सारा सीरिया बट चुका है और ये ग्रुप्स आपस में कई सालों से जंग कर रहे हैं, लड़ रहे हैं और सीरिया में रहने वाले लोगों की जिंदगियां तबाह हो चुकी हैं। और दोस्तों जब यूएस से ये पूछा गया कि आपने ऐसे एंटी गवर्नमेंट ग्रुप्स को क्यों सपोर्ट करना शुरू किया, तो इस पर यूएस कहता है चूंकि गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक नहीं है इसलिए हम दूसरे ग्रुप्स को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों यही यूएस जब बहरीन में, कतर में, दुबई में या फिर सऊदी अरेबिया में होता है तो वहाँ पर भी कोई डेमोक्रेसी नहीं है। वहाँ पर यूएस नहीं कहता बल्कि वहाँ पर इन कंट्रीज की सपोर्ट भी करता है। दोस्तों इराक की तबाही के पीछे भी यूएस का ही हाथ है। आपने जाना कि कैसे ईरान में आयतुल्लाह रूहुल्लाह खमैनी ने आकर यूएस से सारे ताल्लुकात को खत्म कर दिया था, जिसकी वजह से यूएस आयतुल्लाह खमैनी की गवर्नमेंट के बहुत ज्यादा खिलाफ था और आज भी है। दोस्तों 1980 में इराक ईरान पर हमला कर देता है और इनकी आपसी जंग शुरू हो जाती है। उस वक्त ईरान में आयतुल्लाह खमैनी रूल कर रहे थे और दूसरी तरफ इराक में सद्दाम हुसैन रूल कर रहे थे। जब यूएस ये देखता है कि हमारा दुश्मन ईरान, इसके साथ इराक लड़ रहा है, तो अमेरिका इराक को अनकंडीशनली सपोर्ट करनी शुरू कर देता है। इराक में सद्दाम हुसैन को बहुत ज्यादा मिलिट्री असिस्टेंट दी जाती है, पैसे दिए जाते हैं और बहुत सी मिलिट्री में भी हेल्प की जाती है, हथियार वगैरह दिए जाते हैं ताकि ईरान का ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो सके। उस वक्त दोस्तों इराक के पास केमिकल वेपन्स भी मौजूद थे। सद्दाम हुसैन उन केमिकल वेपन्स को ईरान में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दोस्तों यूएस ने तब भी इराक की मदद जारी रखी और यूएस ने ऐसा दिखाया कि जैसे केमिकल वेपन्स की वजह से उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद दोस्तों 1980 में यूएस ने इसराइल को ये परमिशन दे दी कि इसराइल जो वेपन्स यूएस से खरीदता है उन वेपन्स को ईरान को बेच दे। एक तरफ यूएस इराक को सपोर्ट कर रहा था और दूसरी तरफ यूएस इसराइल के थ्रू ईरान को भी वेपन्स बेच रहा था और ये दोनों मुमालिक आपस में लड़के मर रहे थे। लेकिन दोस्तों जब 9/11 हुआ और पैसेंजर प्लेन्स आकर यूएस की बड़ी इंपॉर्टेंट बिल्डिंगों से टकरा गए और वो खूनी खेल जो यूएस मिडिल ईस्ट में खेल रहा था वो खेल अब यूएस के अंदर शुरू हो गया, तो यूएस ने इस चीज को बड़ी समझदारी के साथ पूरी तवज्जो दी
पहले तो यूएस ने वो ऑर्गेनाइजेशन अल-कायदा जिसने ये हमला किया था उसे कम्प्लीटली खत्म किया और इसके बाद यूएस को ये खतरा था कि अगर आइंदा कोई ऐसा हमला होता है तो वो इराक की तरफ से होगा जो कि सद्दाम हुसैन कर सकता है। तो यूएस ने सिर्फ इस डर की बिना पर इराक पर हमला कर दिया, इराक में जंग छेड़ दी, वहाँ पे यूएस ने अपनी फौजें दाखिल कर दी। यूएस ने ये हमला ये बात कहकर की कि इराक के पास केमिकल वेपन्स हैं जो कि इंसानियत के लिए बहुत ज्यादा खतरा है, जिनसे इंसानियत तबाह हो सकती है, इसलिए हम इराक पर हमला कर रहे हैं, हमने बस वो केमिकल वेपन्स लेने हैं और बाद में चले जाना है। लेकिन दोस्तों उस वक्त की ऑर्गेनाइजेशंस और इंटेलिजेंस एजेंसीज यूएस को ये बता रही थी कि इराक के पास कोई भी सबूत नहीं है कि इराक में केमिकल वेपन्स हो, लेकिन उसके बावजूद भी यूएस इराक पर हमला करता है। हमला करने के चंद दिनों के बाद ही यूएस पूरे के पूरे इराक पर कब्जा भी कर लेता है और फिर यूएस सद्दाम हुसैन और उसके साथियों को मार देता है। यूएस ने ये सोचा था कि सद्दाम हुसैन को मारने के बाद सारी चीजें एकदम स्टेबल हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी, लेकिन दोस्तों इराक के अंदर सद्दाम हुसैन की गवर्नमेंट गिरने के बाद और उसके मरने के बाद कोई ऐसा पावरफुल लीडर बचा ही नहीं था जो पूरे के पूरे मुल्क को चला सके। इसलिए इराक के अंदर भी कुछ पावर सुन्नी ग्रुप्स के हाथ में चली जाती है, कुछ पावर शिया ग्रुप्स के हाथ में चली जाती है और इराक के अंदर दोबारा से स्टेबल गवर्नमेंट नहीं बन पाती और इराक में तबाही पे तबाही छाई रहती है। दोस्तों अगर आपको मेरी कोई बात गलत लगी हो या फिर मैंने कोई गलत बात कर दी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बता सकते हैं, और अगर आपने ये मेरी पहली वीडियो देखी है तो आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर मेरी बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं। मैं आपको किसी दूसरी वीडियो में मिलूंगा। अल्लाह हाफिज।